तो ALP 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख को, उसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। रिवीजन क्लास है हम लोगों का। आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोदी जी का नाम हम लोग बहुत सुनते हैं कि उन्होंने अपने सतत विकास के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चलाया है। तो वैसे ये सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण पे ध्यान दे। तो इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग के एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे पहले लिखा है इन्वायरमेंट के बारे में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का वह समूह जो हमारे चारों तरफ है, इसे सामूहिक रूप से हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं। ये मुख्यतः रूप से दो जैविक और अजैविक टाइप का होता है। जैविक कहने का मतलब जिसमें कि जीव जंतु होते हैं, अजैविक में जिसमें जीव जंतु जैसे कि यस, जैसे इसमें भूमि दिया है, जल दिया है, वायु दिया है, तो ये सभी अजैविक घटक हैं। वहीं पेड़ पौधे और जीव जंतु ये जैविक घटक हैं हम लोग के। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है एक समन्वित तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। 1986 में पर्यावरण के लिए एक अधिनियम आया था जिसको कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो 1986 का नाम याद रखेंगे क्योंकि इस एक्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण जो है उससे संबंधित है। अभी करंट अफेयर में चल रहा है, आज के पेपर में दिया था कि बिहार में घोड़परास नीलगाय जो है उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति पे अटैक हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको मुआवजा के तौर पे 10 लाख रुपया दिया जाएगा। 10 लाख रुपया काफ़ी बड़ी रकम है। अगर चोट लगता है या वो व्यक्ति घायल होता है तो उसके लिए अलग अलग मुआवजे के प्रावधान हैं। किसी को 24,000 थोड़ा सा चोट लगा तो ये तो ऐसा है। सामान्य रूप से परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण बना है। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। वहीं पारिस्थितिकी की बात करें तो सजीव एवं उसके वातावरण के मध्य उपस्थित संबंधों का अध्ययन जो है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोसिस्टम। अब चूँकि ये टेक्निकल शब्द है तो इसके शब्द को खोजा गया था, प्रतिपादन किया था रीटर के द्वारा। तो रीटर साहब ने इस शब्द को खोजा था। वहीं अगर इकोसिस्टम की बात करें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की, तो यह जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों द्वारा बना जटिल और परिवर्तनशील तंत्र है। यानी इसमें चेंज हो सकता है, होता रहता है। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इकोसिस्टम, इस शब्द का प्रतिपादन किया था जी टेंसले ने। हाँ, तो आर्थर जी टेंसले ने इस शब्द का, जैसे कि पहला था कि पारिस्थितिकी शब्द किसको संदर्भित है, तो रीटर के द्वारा। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये जी टेंसले के द्वारा संदर्भित किया गया है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, उनमें भौतिक या अजैविक घटक जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, स्थल हो सकेगा, वायु, जल आदि। वहीं जैविक की बात करें तो पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सभी जो होंगे जैविक घटक हो जाएंगे। वहीं सांस्कृतिक की बात करें यानी मानव निर्मित गतिविधियों में, तो सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया। इसके अंतर्गत जो धर्म उनकी होगी, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि शामिल होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण कई संघटकों के निर्मित संरचना तंत्र है। पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। जैसे जहाँ पे जो व्यक्ति रहता है वो सभी तरह से प्रभावित होता है आसपास के
चीज़ों से। हाँ। पर्यावरण के कुछ कारक ऐसे हैं जो संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। संसाधन कहने का मतलब जो हमारे काम को आसान कर देता है, हमारे जीवन में ज़रूरी होता है, वो हमारे लिए संसाधन होता है। हाँ, संसाधन होता है। और कुछ ऐसे कारक हैं जो नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियंत्रण के रूप में कार्य यानी करता है। आप देखते हैं कि कभी वाटर साइकिल पढ़ते हैं, कभी हम लोग फूड साइकिल पढ़ते हैं, फूड चक्र, भोजन तंत्र। हाँ, तो उसमें हर चीज़ जो होता है दूसरे चीज़ों से कंट्रोल होता है। कंट्रोल होते हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा क्या होगा, बहुत अपनी संख्या बढ़ा लेगा और धरती पे अनबैलेंस की कंडीशन आ जाएगी। हाँ, अनबैलेंस की कमी आ जाएगी। तो ऐसे पर्यावरण के बृहत एवं लघु दोनों स्तर पर समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती है। पाई जाती हैं। स्थिर जल के आवास जो लैंटिक आवास कहलाता है, लाइटिंग आवाज। हाँ, इसमें जैसे आर्द्र भूमि, आप हम लोग सुनते हैं कि इंडिया में कितने सारे वेटलैंड्स हैं जहाँ पशु पक्षी या बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हाँ, जैसे तालाब हुआ, झील हुआ, जलाशय हुआ। हाँ। और बहते जल के आवास जैसे लोटिक, हम लोग एक सुनते हैं कि लोकटक झील लोकटक जी, हाँ, मणिपुर में। मणिपुर में। तो लोकटक झील वहाँ लोटिक से संबंधित है, लोटिक। जल के आवाज़ से। ज़्यादा आवाज से। हाँ, दो निम्न समुदायों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसको इकोटोन कहते हैं। तो हाँ, ये इकोटोन याद रखना है हम लोगों को कि जब दो चीज़ों के बीच एक समन्वित क्षेत्र जब होता है तो उसे हम लोग इकोटोन कहते हैं। इको टोन कहते हैं। हाँ, इको टोन। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें देखेंगे हम लोग हाँ, कि एक समुदाय है हाँ, और वो समुदाय जो है एक जंगल से घिरा हुआ है। समुदाय बी है और ये भी, इसमें जंगल है। तो इन दोनों के जो कॉमन एरियाज होंगे उससे हम लोग बोलेंगे इकोटोन। इको टोन कहेंगे। इकोटोन कहेंगे उसको। जैसे में दो दो समुदाय है, जैसे कोई समुदाय ए है, कोई समुदाय बी है, बट लेकिन उस दोनों के जो कॉमन एरिया होगा, जैसे हाँ, उसको मतलब दोनों बॉडी को डाले तो उसको इको टोन कहेंगे। इकोटोन कहेंगे। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है हाँ, वो महासागर होते हैं। महासागर होते हैं। सबसे बड़ा महासागर है हम लोग का एशिया, एशिया। एशिया बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक। हाँ, पैसिफिक ओशियन। और सबसे बड़ा महादेश है एशिया। एशिया है। जैसे 5 महासागर हैं तो प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, इंडियन ओशियन हो गया हाँ, और साउदर्न ओशियन और सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन हो गया, ये जो अटलांटिक हो गए। अटलांटिक सेकंड नंबर पे आता है। इस साइज के हिसाब से बात करें, साइज के हिसाब से पहला नंबर पर पैसिफिक है, दूसरा पैसिफिक नंबर ओशियन, अटलांटिक है। दूसरा अटलांटिक, हाँ, तीसरा इंडियन ओशियन, तीसरा ओशियन इंडियन ओशियन, चौथा साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, दक्षिण महासागर। हाँ, और पांचवा हो जाएगा आर्कटिक ओशियन जो उधर इंग्लैंड साइड है। जो ऊपर साइड है ना। हाँ, ऊपर साइड है। हाँ, ऊपर साइड। हाँ, और इन महासागरों में सबसे जो बड़ा है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। और यही सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। पैसिफिक तंत्र। हाँ, परितंत्र को घटती उपादकता की क्रम में अगर हम लोग लगाएं तो जैसे मैंग्रोव हो गया, घास स्थल हो गया, झील हो गया, महासागर हो गया। हाँ, महासागर। प्रायः अधिक विविधता जो पाई जाती है वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। तो जहाँ अधिक विविधता पाई जाएगी तो वहाँ उत्पादकता भी ज़्यादा होगी। यस। इसके बाद एक शब्द मिलेगा आपको, पिनोक्लाइन। फिनोक्लाइन। पिनोक्लाइन क्या है? फिनोक्लाइन क्या है? तो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है कि उसमें जितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस बात को दर्शाता है। दर्शाता है। हाँ, वहीं हैलोक्लाइन की बात करें तो किसी जल निकाय में कितना सैलिनिटी है, हाँ, कितने हैं? सैलिनिटी यानी सैलिन वाटर है, कितना नमक है इसमें, हाँ, उसको बताता है हैलोक्लाइन। हैलोक्लाइन। हाँ, वहीं बात करें हम लोग
थर्मोक्लाइन तो किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में जो परिवर्तन आता है, हाँ जैसे गर्मी के दिन में ऊपर का पानी गर्म रहता है, नीचे जाने पे ठंडा महसूस होता है, हाँ तो इस चीज़ को दिखाता है थर्मोक्लाइन। हाँ वहीं अगर बात करें हम लोग कि अन्नीजनेस ने 1973 में एक गहन पारिस्थितिकी तंत्र की बात की थी अच्छा कि गहन पारिस्थितिकी क्या होता है, जहाँ पे डेंस काफ़ी होता है घनत्व। तो 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था इंडिया में, उसी समय की बात है, अर्निस्ट ने ये बातें बताई थी कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। हाँ वहीं पारिस्थितिकी जो है, इसमें एक नीचे शब्द आता है, नीचे कहते हैं। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था, उनका नाम था जोसेफ ग्रीनेल व्यक्ति थे। तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 1917 में उन्होंने प्रस्तुत किया था इसके विचार को, जिसमें कहा था कि माइक्रो हैबिटेट क्या होते हैं, सूक्ष्म आवास क्या होते हैं। वहीं जनजातियों की बात करें हम लोग, तो जनजातियों अन्य पारंपरिक निवासियों के वन अधिकार को मान्यता मिला 2006 में, दिसंबर 2006 में इस समय एक एक्ट पारित हुआ। तो इन लोगों को, जैसे पहले क्या था कि फॉरेस्ट जो थे 3 पार्ट में बटे हुए थे, 2-3 पार्ट में। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि नेशनल पार्क होता है ना, एक होता है कि पार्क होता है, तो सब पे अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। एक पे सिर्फ सरकार के अधिकार होता है नेशनल पार्क पे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं उसमें। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। समुद्री डाटा भी पूछ देते कि हाँ, साल पूछ देगा कि ये साल किस साल आया था। किस साल आया था। हाँ वही। समुद्री उपप्रवाह की बात करें तो एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं समुद्री उपप्रवाह। समुद्री उपप्रवाह मतलब होता है क्या कि हवा चलती है तो उसके साथ साथ जो है चीज़ें प्रवाहित होती हैं। जैसे कहीं का पोषक तत्व होगा तो दूसरे एरिया में बह के चला जाएगा, इसे बोलते हैं समुद्री उत्प्रवाह। इसके बाद बात करते हैं हम लोग धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है कि अभी क्या ज़रूरी है, भविष्य में इसकी क्या महत्ता रह जाएगी। इन सब दोनों बातों का जिक्र किया जाए तो वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल। हेलो हाँ तो जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी देखा जाता है, जैसे कि आज पानी हम लोग को मिल रहा है, लेकिन 10 साल के बाद 100 साल के बाद पानी ऐसे मिलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना कोई गारंटी नहीं। तो प्रिजर्व कैसे रखा जाए, इन्हीं सब बातों को रखा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं कि कुछ मिला है तो एक ही बार ख़त्म कर दिया जाए उसको। मतलब लॉन्ग टाइम लाइफ में देखे जाते हैं कि चीजें वहाँ उस टाइम तक रहेंगे नहीं, मतलब उस चीजों पर ख्याल रखे जाते हैं। हाँ, देखे जाते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है कि मतलब कि भविष्य में इसकी महत्ता जो है हम लोग को है तो ये ख़त्म ना हो जाए। धारणीय विकास शब्द वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, और रिपोर्ट में कहा था कि रिपोर्ट को बोला गया था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा लोग का कॉमन फ्यूचर कैसा हो, इसके लिए बात की गई थी। वर्ष 1992 में आयोजित हुआ था एक पृथ्वी सम्मेलन,
जिसको एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो एक अर्जेंटीना जो कंट्री है साउथ अमेरिका में, हाँ हाँ तो रियो डी जेनेरियो एक जगह है, वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था अच्छा और इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1992 में हुआ था। अच्छा हाँ हाँ 1992 में 1992 में इसमें कहा गया था कि प्रति जो पूर्ण समर्थन है उसे व्यक्त किया गया था कि पृथ्वी कैसे आगे जो है संरक्षित रह सकती है, हाँ सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बारे में बात की गई थी। अच्छा वहीं वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा 1987 में एक प्रकाशित किया गया था रिपोर्ट अच्छा आवर कॉमन फ्यूचर, अभी जो बात की हम लोग, हाँ जिसे हम लोग ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार कहा जाता है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। यानी पहले जो होता रहा है फिर से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बिना इफेक्टिव किए हुए हमारी वर्तमान आवश्यकता पूर्ण करे, वही क्या है सतत विकास है। वही सदर विकास है हाँ सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक होते हैं। प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र क्या है इसको समझते हैं हम लोग। कार्बन साइकिल वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल इन नेचर। पर्यावरण विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है, हम लोग जानते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम लोग खाने के लिए पेड़ पौधों पे और जानवरों पे डिपेंडेंट हैं। करते हैं हाँ सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्र के रूप में होती है। इसमें तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता है, जैसे परिवर्तन होता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र आदि के रूप में दिखाई देता है। वहीं बात करें अगर हम लोग कार्बन चक्र की, तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया और जीवाश्मों के ईंधन दहन आदि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है पेड़ पौधों के पास, पेड़ पौधे और वही पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। हाँ फिर वही पेड़ पौधे रहते हैं और भोजन बनाते हैं उसके बाद वही इस्तेमाल होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में दूसरे वस्तुओं के भोजन के लिए। अब भोजन के लिए हाँ तो इस तरह कार्बन चक्र वायुमंडल में हमेशा संतुलन अवस्था में बना रहता है। बात तो बना रहता है हाँ अब कार्बन जो है पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्था में पाया जाता है, बहुत सारे हाँ जैसे इवन हम लोग में भी कार्बन पाया जाता है। हाँ हम लोग बॉडी में भी कार्बन यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा पाया जाता है। तो ग्रेफाइट हम लोग जानते हैं पेंसिल में रहता है हाँ और ये सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। वहीं हीरा तो हम लोग जानते हैं डायमंड। डायमंड ये दोनों अपरूप हैं कार्बन के। कार्बन के रूप में यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, CO2 जिसका फार्मूला होता है। तो इस फॉर्म में जनरली पाया जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल पेड़ पौधे कर लिया करते हैं। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता है। तो जैसे कार्बन चक्र परिवर्तन हो रहा है वैसे वाटर चक्र परिवर्तन होता है। हाँ वैसे वाटर चक्र तो वाटर चक्र के बारे में बात करें तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाटर कैसे सन के रेज से, हीट से वेपोराइज होता है और ऊपर जाकर के आकाश में बादल बनता है, फिर से बरसात होती है। बरसात होती है हाँ तो इसमें सौर विकिरण जो है सोलर एनर्जी, उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ उससे सोलर एनर्जी का हाँ सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और उसे वाष्पीकृत करता है। हाँ वाष्पीकृत करता है वायुमंडल में नमी, वर्षा की मात्रा का निर्धारण यहीं से होता है। हाँ जाती है सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा एवं बूंदाबूंदी, वर्षा, बर्फबारी आदि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। बढ़ जाती है हाँ सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल
में द्रवीकरण होता है और द्रवीकरण के बाद फिर से क्या होता है, बरसात हो जाती है। बरसात हो जाती है। हाँ वहीं जल चक्र सामान्य रूप से हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो हाइड्रोस्फीयर जो है हम लोग का, उसमें कहाँ वाटर कैसे पाया जाता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। जानते हैं। अब प्रकृति में जल चक्र जो है निम्न प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। जैसे पहला है कि जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। हाँ अगर बरसात नहीं होती तो पेड़ पौधे नहीं अच्छे से पनपते हैं और वहाँ सूखा पड़ने लगता है। जैसे फसल की बात करें तो फसल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, फसल के उत्पादन में हाँ पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रूपों द्वारा व जल के द्वारा अवशोषण कर लिए जाते हैं। हाँ चले जाते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रूप प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। हाँ नष्ट हो जाते इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं हो पाती। यही वजह है कि हम लोग पौधों को क्या करते हैं, पानी से सिंचित करते रहते हैं, हैं। हाँ सिंचाई करते रहते हैं। हाँ वहीं बात करें मूल रूम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन सॉइल जो सॉल्यूशन होता है के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रूमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो उसमें बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं कि जो रूट्स होती हैं हाँ दो टाइप की होती हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। हाँ तो जो फाइब्रस रूट होती हैं ज़्यादातर वो अवशोषण करती हैं पानी का। हाँ जैसे हाँ उसके बाद जो टैप रूट होता है, टैप रिश्तेदार होते हैं टैप रूट में सब ब्रांचेज होते हैं सब। और उनके द्वारा फिर से अवशोषण किया जाता है पानी का हाँ और वही पानी जा कर के ऊपर लीव्स में फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाते हैं। इस्तेमाल हो जाता है। हाँ सी नंबर देखेंगे तो मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है सेलुलोज का बनी होती है। हाँ और इसके साथ इनमें कुछ पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण भी तो पैक्टिन अब क्या है, तो पैक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, मुख्य आते हैं। अन्यथा वो गिर जाते, उखड़ जाते। हाँ फिर कर जाते हैं। मूल रोमों की बात करें हम लोग तो मूल रोमों की कोशिकाभित्ति परागम में होती हैं, यानी परिमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है जिसके आर पार कुछ सब्सटेंस आर पार जा सके, हाँ अन्यथा पानी नहीं ट्रांसफ़र होता। हाँ नहीं ट्रांसफर। अगर वो उससे पानी पार नहीं होता तो ट्रांसफ़र नहीं होता। हाँ ट्रांसफर नहीं होता है। खेतों में उर्वरकों जैसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। हाँ अधिक है। तो फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं तो उस समय पानी का ख्याल रखते हैं कि पानी है कि नहीं खेत में। हाँ पानी का इससे जल के मूलरोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, इससे पौधे मुरझा जाते हैं। डालते हैं। हाँ तो पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, पानी कम भी नहीं होना चाहिए। पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो पौधे मुरझाने लगेंगे उससे। डाल लेते हैं। जल अवशोषण प्राप्त भूमि जल अवेलेबल सोयल वाटर मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता, हाँ मृदा की वायु जैसे सोयल एयर जैसे कारकों पर निर्भर करता है। हाँ हाँ जैसे हाँ कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जल में स्थित जल चक्र पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से दर्शाते हैं। हाँ जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन सत्य है। हाँ इसमें ऊंचाई तो हम जानते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर के आसपास है। तो ये डिपेंड करता है कि इक्वेटर पे है या पोल पे है ना। पोल पे। हाँ तो ये सत्य है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है नहीं, ये तो ये प्रथम परत है नीचे वाली, है ना। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है नहीं, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा। हाँ जब हम जानते हैं कि यहाँ ट्रोपोस्फेयर है ना, हाँ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है ना। उसके बाद हम लोग जाते हैं मेसोस्फेयर, हाँ उसके बाद थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। हाँ हिंदी में बात करें तो क्षोभ मंडल है ना, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, मेसोस्फीयर। हाँ थर्मोस्फेयर मतलब ताप वाला बात है ना, हाँ और एक्सोस्फेयर बाह्यमंडल। वायुमंडल। तो इन मंडलों को याद रखना है। हाँ ये
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें दिया है हाँ पृथ्वी के वायुमंडल में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा एक सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी होती है। तो ज़्यादा होता है लेकिन 10 गुना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो ज़्यादा तो मिलता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, लेकिन 10 गुना ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। औरक्त किरणें सूर्यताप के लगभग 2/3 भाग हैं, नहीं जरूरी है ना। औरक्त किरणें कि जो भी सनरेज आता है उसका 2/3 है, जरूरी नहीं है। औरक्त की किरणें जो होती हैं तरंगे निचले वायुमंडल में संक्रेदित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप से अवशोषित होती हैं। तो हाँ ये बात तो है, क्योंकि ट्रैप हो जाती हैं आकर के यहाँ पे। डी नंबर है कि औरक्त किरणें जो है सौर विकिरण के विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं, तो नहीं ये दिखाई नहीं देती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुभीय जानवर, वृक्षवादी स्थलीय बिल बनाने वाले जानवर। तो मरुभीय मरुस्थल में रहने वाले मरुभीय जानवर कहलाते हैं। इंग्लिश में डेजर्ट एनिमल कहते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो ऑप्शन दिया गया है फर्न, लाइकेन, मॉस, छत्रक। तो हम देखते हैं कि फर्न जो रहता है कहीं भी जीवित नहीं रह सकता, आसानी से नहीं रह सकता है। वही लीचन की बात करें, लाइकेन भी कहते हैं, या मॉस है, तो ये फफूंद की तरह कहीं भी जम जाता है ना। कहीं भी जम जाता है। हाँ तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। छत्रक जो है ये जब फफूंद लगता है तब आता है ना। सब आता है। हाँ अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि पानी नीचे होता है और उस पानी को जाके लाने के लिए उसको लंबाई ट्रेवल करना पड़ता है, तो इसलिए भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा हेतु प्रोत्साहित करता है। तो नहीं, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, तो ये सही है। ऐसा ही है। भूमि में पानी नहीं होता है अतः यह सख्त होकर जड़ों का दबाव डालती हैं जिससे वो लंबी होता है। नहीं, ये बात नहीं है। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, तो ये भी बात गलत है। तो आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में ये जो एयर है, वायु, ये गैसों का सम्मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान सभी गैसें और इनके समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी होती हैं। कौन सी गैस कितनी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और शुद्ध वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन 78.08%। वहीं ऑक्सीजन की बात करें हम लोग तो ऑक्सीजन 20.95%। आर्गन एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, जो 0.93%। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की तो 0.036%। नियान भी एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, जो 0.002। हीलियम भी क्या है, एक इनर्ट गैस है जो 0.005%। वहीं क्रिप्टन की बात करें हम लोग तो क्रिप्टन जो है 0.001% और हाइड्रोजन तो और उससे भी कम 0.0005%। और जेनॉन जो है ये इनर्ट गैस होता है, तो ये भी बहुत कम पाया जाता है, 0.00009%। इसके बाद स्वपोषी पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाले जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो जो भी पेड़ पौधे हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है या CFC गैस निकलती है उन सबको अवशोषित कर लेते हैं। अब सोचिए अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीव जंतु जो हैं
घातक मतलब इनके लिए बहुत घातक हो जाएगा बहुत और इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पे। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है जो साफ नहीं दिख रहा है फिगर में, तो साफ न दिखे। तो इसको हम लोग देखेंगे। ये कभी कभी मैं इसको लिख दूंगा। यहाँ लिखा है ऑक्सीजन, ये है हाँ ऑक्सीजन तो लिखे हैं, O2, समझ में आ रहा है। एक कार्बन डाइऑक्साइड है जानते यस ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हैं? ये है जंतु है जंतु है। एनिमल, और ये है पेड़ पौधा प्लांट। तो कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है हाँ कि जो जंतु हैं वो छोड़ते हैं CO2 हाँ और वो CO2 जाता है पेड़ पौधों के पास, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन आता है हम लोग के पास। तो ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं चक्र में। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। बनाए रखते इसलिए वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े, हैं। हाँ ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो वन जो होते हैं और विश्व का जो हार्ट है, हाँ ये लंग है, वो कौन है? अमेजन का जंगल, अमेजन का जंगल। जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में है। ब्राज़ील अर्जेंटीना में। अमेजन का जंगल, अमेजन फॉरेस्ट, हाँ अमेजन इसे विश्व का हार्ट कहते हैं या लंग कहते हैं। लंग। हाँ इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे पेड़ पौधों की कटारें पाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि इससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। कम होता है। हाँ ये नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। होगा। हाँ इसके बाद बात करते हैं रियो डी जेनेरियो में समिट जो हुआ था, अर्थ सम्मेलन, इसके बारे में। तो जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकते हैं, इस बात को बताया गया। वर्ष 1992 में हमारी पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए लोगों ने क्या किया, यहाँ नेता जो ब्राज़ील के शहर है एक रियो डी जेनेरियो है ना, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के, तो यहाँ एक सम्मेलन किए, पृथ्वी सम्मेलन जिसका नाम हुआ। हाँ इस सम्मेलन में हुआ क्या, तो उसकी बात करते हैं। तो इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर के गहरी चिंता जताई गई थी और बोला गया कि इससे निपटने के लिए हम लोग को खुद क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इसमें लगभग 180 देशों का सम्मेलन हुआ और इन्होंने इसको 1992 में किया था, 1992 में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इसका नाम हुआ अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और संयुक्त राष्ट्र का यह पर्यावरण और विकास का सम्मेलन था। यूएन जो था, यूनाइटेड नेशन, उसके द्वारा ये संपन्न किया गया। 1991 में जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा था, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। उसके बाद उसके पहले ही सोचिए कि यहाँ पे एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी और उसी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि यह 18 संस्थाओं का नए साथ मिल करके 185 जो कंट्री थे, उन सब का एक मोटो था कि हम लोग दुनिया को संकट से बचाएं और यह संकट जो ग्रस्त परिस्थितियां हैं उसको संरक्षित की जाए। अब विभिन्न संगठन और संस्थान कैसे कैसे बनाए गए हैं इसके लिए, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। तो पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उनमें से एक आता है नीरी, NEERI। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका हिंदी वर्जन है, और ये महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की जाती है। 1958 में इसकी स्थापना की जाती है और ये लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, चिपड़ी के रूप में वाटर सप्लाई करती है। ये वाटर सप्लाई करती है, सीवेज जो होते हैं उनका प्लान करती है, और जो भी बीमारियां उत्पन्न करने वाली प्रदूषक हैं उनके रोकथाम की, उनके निदान के लिए काम करती है।
इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जैसे कि चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया और मुंबई। तो यहाँ इसकी क्षेत्रीय। नीरी की बात करें तो यह भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में इसके निदेशक अतुल नारायण वैद हैं। तो नीरी के अभी करंट में हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन है नीरी के अध्यक्ष। ये किताब जब छपा होगा तब का डेटा है। वहीं बात करें एक NEAA, मतलब ये दूसरा एक कमेटी है जिसका नाम है निया, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है ये। सॉरी इसके लिए कि इसमें ये बहुत क्लियर नहीं आया है, तो मेरे पास जो PDF है आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा है और ये बहुत ज़रूरी है कि EVS का आप लोग अच्छा से रिवीजन करके जाएं क्या। बाकी जो कैलकुलेटिव पार्ट है, ये जल्दबाजी में मैंने खींचा है ना फ़ोटो, इसलिए। हाँ। तो जैसे कि बाकी जो पार्ट है कैलकुलेटिव पार्ट, जैसे फिजिक्स का सेक्शन, साइंस का, तो वो तो बन जाएगा क्योंकि वो हमेशा से पढ़ता रहा है आदमी। लेकिन ये चीज़ें या तो आएगा या तो नहीं आएगा, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है अभी के लिए। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है नेशनल इन्वायरमेंट में, और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEA का एक गठन तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये कुछ ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जो देखने के लिए कहा जाता है कि इसमें पर्यावरण मंजूरी नहीं देता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग पर्यावरण को ध्यान में रख के ही बहुत सारे काम को शुरू करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे पर्यावरण को क्षति कर सके तो वैसे चीज़ों को परमिशन सरकार नहीं देती है। 1997 में क्या होता है, इसके तहत एक राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण के तहत ही स्थापित किया गया था ताकि पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम 1986 के बातों को लागू किया जा सके। 2010 में एक NGT का नाम आप लोग सुने होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यस, NGT। आदर्श गोयल थे इसके, उसके बाद एक और कोई व्यक्ति चेंज हुए हैं, मुझे नाम याद नहीं है। तो आदर्श गोयल थे NGT के अध्यक्ष थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी 2010 में, और ये भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मामलों को देखता है। इसके बाद देखते हैं WMO, विश्व मौसम विभाग संगठन। हाँ, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है कि पृथ्वी कैसे आगे आने वाले वर्षों में चीज़ें परिवर्तित होंगी यहाँ पे। तो 23 मार्च 1950 को क्या होता है कि विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय जो है कन्वेंशन लागू हुआ था। तो 23 मार्च आप लोग याद करते हैं कि 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी हुई थी। 23 मार्च 1930 में। तो वहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। 17 मार्च 1954 की बात है, तो IMO जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल संगठन है, इसका जो है स्थापना किया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। और उस समय इसके कुछ दिन पहले इसके पेटेरी टासलास जो थे महासचिव थे, और जर्मनी के एक व्यक्ति हैं गेरहार्ड एड्रियन, तो इसके वो अध्यक्ष थे मेट्रोलॉजिकल। तो याद ये रखना है कि मेट्रोलॉजिकल का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हो जाएगा हम लोगों का जेनेवा के शहर में है ना, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है ना। आगे देख रहे हैं
आगे देखते हैं कि एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना तो 1972 में। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या का कैपिटल है नैरोबी, वहाँ अफ्रीका महादेश में ये कंट्री है। वर्तमान यानी जब किताब लिखा गया है उस समय इसके जो हेड थे वो थे इंगर एंडरसन, तो कार्यकारी निदेशक थे इसके इंगर एंडरसन। वहीं ईपीए की बात करें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यह संयुक्त राष्ट्र की एक संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 में की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। वहीं ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करें तो गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, वहीं पे इसका कैपिटल वो इसका हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल की। और ये सरकारी संगठन नहीं है, तो ये प्राइवेट संगठन है, गैर सरकारी संगठन है। पर्यावरण से संबंधित और कुछ अधिनियम है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पहला, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो जैविक विविधता की रक्षा करना। जैव विविधता जो है, डिफरेंट टाइप के एनिमल और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा करना। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पहला है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत में ये 1986 में पारित हुआ था और ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, अम्ब्रेला लेगिस्लेशन। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम करे और प्रदूषण जो है उसको कम किया जाए। इसी में अब आगे देखते हैं हम लोग कि भोपाल में एक घटना घटती है, गैस त्रासदी होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी होता है। क्या हुआ था इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा गैस लीक किया गया था वो बात करेंगे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भारत सरकार ने एक तो एक्चुअली क्या होता है कि 3 दिसंबर 1984 की बात है, 3 दिसंबर 1984 की बात है, जब यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है लीक कर गया था। ये 3 दिसंबर 1984 कैसे याद रखेंगे, तो 3 दिसंबर को जन्म होता है राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और 1884 में उनका जन्म होता है और यहाँ 1984, तो उससे काफ़ी रिलेट करता है ना। डेट सेम है, 100 साल बाद है ना। और इसके बाद अनुच्छेद जो 253 है उसके तहत 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया कि अगर कोई कंपनी लगाएगा तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा और सरकार से हमेशा उसके निगरानी में अधिकारी रहेंगे कि कहीं कोई घटना न घट जाए। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण की बात करें हम लोग तो ये 1986 बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं एनजीटी की बात करें, नेशनल ये ट्रिब्यूनल की, एनजीटी की, तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये कभी कभी कोई ऐसा आ जाता है कि हट जा भाई, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें कभी कभी टेक्निकल इशू हो जा रहा है, तो इसमें एक बार लगा दीजिए ना तो होता रहेगा। हाँ वो तो कर ही रहा हूँ, बट उसमें क्या है कि एक जनरेटिव समरी करके आ जाता है तो उसको हटाने में, तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं 21 जीवन के आधार अधिकार, इसको संदर्भित करते हुए ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है गठन किया गया था। उस समय इसके अध्यक्ष थे प्रकाश श्रीवास्तव, बाद में मैंने बताया था कि इसके अध्यक्ष बने थे आदर्श गोयल। अभी इसके
के अध्यक्ष जो हैं चेंज हो गए हैं, मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की जाती है। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की जाती है। 18 अक्टूबर 2010 को। यहाँ देखेंगे 18 10 10, देखिए अक्टूबर 10वां महीना होता है हाँ 2010, 10 10 20 2010 है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कुछ, उसको याद रखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति जो है जलवायु का ही एक सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है और उससे जलवायु परिवर्तन जो हो रही है इससे संदर्भित है। जैसे क्या है कि जो जल प्रिय पौधे होते हैं, वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं या जिनको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, ये चाहते हैं कहाँ रहना, दलदली क्षेत्रों में। तो दलदली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, आर्द्रता वाला वेटलैंड में, जैसे वाटर लिली हो गई ऐसे। वहीं बात करें इको मार्क की, तो इको मार्क क्या है इसको समझते हैं। तो प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ये कभी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाए, तो उनको इको मार्क का टैग मिलता है। वहीं बात करें हम लोग कि यह प्रमाण जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। तो 1991 से ये प्रमाण जो है दिया जा रहा है, और किसके द्वारा दिया जाता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। अति नगरीकरण हो रहा है आजकल, और औद्योगिक संतुलित विकास जो है ये हो रहा है, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये काफ़ी हानिकारक हो चुके हैं। इस वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है W.A. एडम्स, M. एडम्स, सॉरी, ये हैं W.M. एडम्स। तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम जो है ग्रीन डेवलपमेंट है, और ये इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड की बात की जा रही है। जैसे भारत जो है विकासशील देश है, तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसका पहला संस्करण जो है 1990 में आया था, और बाद में फिर में इसमें सुधार करके आया। एल्सवर्थ एटिंग द्वारा एक पुस्तक है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे भी इसका 1915 में सोचिए कि पहला प्रकाशन हुआ था, बहुत समय पहले, जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के। वहीं साइलेंट स्प्रिंग जो है पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है, जिसके लेखिका हैं अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्लसन इसकी यह पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। अब प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबू फुकुवा हैं, जापान के एक किसान और दार्शनिक थे। इनका भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहीं एग्जाम में दे दे कि ये व्यक्ति किस कंट्री के थे, तो इनका तो नाम तो आसान है, फुकुओका। जैसे ही देखिएगा तो लग जाएगा कि ये जापानीज या चाइनीज नाम है। यह क्वेश्चन है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम लोग सेंटिमेंट होता है, पैरासाइट है ना, तो ऊपर जीविता, हिंदी में ऊपर जीविता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह क्षेत्र जो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा का होता है उसको इकोटोन कहते हैं, उसे इकोटोन कहते हैं। अगला है लोटक या लोटिक, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो पानी वाला इलाका, नदी। पोषक स्तर बनते हैं, तो पोषक स्तर किससे बनते हैं, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं,
तो वो हो जाएगा उत्पादक। जैसे कि जैविक घटक है, अजैविक है, सॉइल है और ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों के बीच में कौन हो जाएगा? उत्पादक। इसके बाद शुरू होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी शुरू होता है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। तो इसमें है पारिस्थितिकी वह विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति थे अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने इकोलॉजी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। तो आर्कोलॉजी इसको कहते थे पहले। OIKOLOGY। तो आइकोलॉजी जो था एक ग्रीक भाषा के शब्द है जो आइकोस यानी हाउस और लिविंग से बना है, और लोगस मतलब स्टडी और साइंस से। अर्नेस्ट हैकल की बात करें हम लोग, तो अर्नेस्ट हैकल जो थे ये 1869 गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ का ईयर के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। 1869 में इन्होंने बात कही थी, सोचिए कितने साल पहले की बात है। वहीं यूजिन ओडम है 1963 में, सोचिए 1963 में, वो ये कहते हैं कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। अब यहाँ दिखाया गया है कि कैसे ये चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं, इस बात को देखते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है डायग्राम में कि जलवायु है, वनस्पति है, जंतु है, मिट्टी है, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो वनस्पति, जंतु, जलवायु में पारस्परिक संबंधों की ये रूपरेखा है। वर्तमान समय में बात करें तो पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान किया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज एवं उनके भौतिक वातावरण क्रियाविधि भी शामिल हो गई है। तो यहाँ जी टांसले की बात करें हम लोग, तो टांसले साहब कहते हैं कि जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था, ये कहते हैं क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। तो ये था जी टांसले के अकॉर्डिंग। ये कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक ओपन सिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है। यहाँ पे ये जो लिखा है इनके अनुसार है कि ये खुला तंत्र है, ये लिखा है खुला तंत्र, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता है। जितना बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्षेत्र भी होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को जो है एक व्यक्ति हुए कार्ल मोबियन कहते हैं। कार्ल मोबियन, तो इन्होंने कहा कि ये बायनोसिस और फोर्ब्स ने इसको माइक्रोकॉस्म कहा, माइक्रोकॉस्म। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। यहीं से सारे जीवधारी जो हैं अपने जीवन को एक रूपरेखा देते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र एक जलाशय भी हो सकता है, एक छोटा सा बूंद भी हो सकता है बरसात का। तो पारिस्थितिकी तंत्र माइक्रो भी हो सकता है और मैक्रो भी हो सकता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल की बात करें हम लोग, जैवमंडल, वायुमंडल मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त होती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है
जीवों का भरण पोषण करता है। हाँ और इसके आधारभूत जो गणीय तंत्र हैं, बेसिक ग्लोबल सिस्टम है, इसमें बायोटिक और अबायोटिक यानी जैविक और अजैविक संघटक हैं, इनको ही हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। हम लोग पढ़ते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और एक मैंने मिस कर दिया, क्या, लिथोस्फीयर यानी जलमंडल, लिथोस्फीयर यानी मिट्टी मंडल, मिट्टी वाला, हाइड्रोस्फीयर पानी वाला, पानी वाला। हाँ और एक मैं कौन सा भूल रहा हूँ, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर तीनों के एक साथ। हाँ है ना। आगे देखते हैं हम लोग हाँ कि पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, हाँ सर। एक एरिया जहाँ पे ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है ये कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है, ये जहाँ पे चीज़ें, जीव जो होते हैं अपने कार्य को संपादित करते हैं। संपन्न करते हैं। हाँ ये खुला तंत्र है, ये इसके बारे में पढ़े हम लोग। हाँ इसमें पढ़े हैं कि जैविक होता है, अजैविक होता है, जैविक अजैविक दोनों। हाँ और ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी अपनी उत्पादकता खुद से बढ़ाते हैं। सब कुछ से बढ़ाते हैं। हाँ किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण हो सकता है, हाँ संरक्षण हो सकते हैं। और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का इकाई तंत्र के संदर्भ में पर्यवेक्षण क्षेत्र हो सकता है। तो इससे हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, इनपुट आउटपुट होते रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग कि ये खुला तंत्र है। तो पहला वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, 56 मिनट का हो चुका है। इसके बाद दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर से।